तुम्हें भेज देने के बाद भी हम परेशानी के बोझ तले दबे हुए थे। इनसे सामना होती मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैंने हंसते हुए बताया, हम सभी मजबूत आसाब के मालिक थे, इसलिए तसादुम टल गया। किसी एक के भी आसाब जवाब थे जाते तो रेशम बख्त के घर पर ही मार का छिड़ गया होता। इनमें से एक बहुत मक्कार और टेढ़ा आदमी है। मैंने अपनी कथा सुनानी शुरू कर दी। वो तीनों दरमियान में इक्का दुक्का सवालात करते रहे और मैं इनके जवाबात भी देता रहा। गजाला एक खानादार लड़की की तरह हम सब के लिए चाय बना कर ले आई और मेज पर प्यालियां सजाकर दोबारा किचन में घुस गई। यूं मालूम हो रहा था जैसे उसे इन तमाम तफसीलात से कोई दिलचस्पी ना हो। इसके लिए बस यही काफी था कि मैं जिस खतरनाक मुहिम पर गया था उसे निपटाकर सही सलामत वापस आ गया था। मैंने तुम्हें दरमियान में नहीं टोका, लेकिन अब बता रही हूं कि इनसे मामलात तय करने में तुमसे पै दर पै कई गलतियां हुई हैं। मेरी कहानी सुन लेने के बाद वीरा नाकदाना लहजा में कहा, इन गलतियों की निशानदही भी कर दो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जब से तुम दोनों ब्लैक सी पर समंदर की सैर करके आए हो, डैनी की अकल को फफूंदी लगी हुई है। हो सकता है कि इससे कुछ गलतियां हो ही गई हों। सुल्तान शाह ने मुसमुसी सूरत बनाकर वीरा से कहा। वो सुल्तान शाह को घूरते हुए तनक कर बोली, यहाँ ब्लैक सी का जिक्र कहां से आ गया? ज्यादा नहीं, सुल्तान शाह जल्दी से मुदाफाना लहजा में बोला। क्या आज का वाकया इसी के बाद पेश आया है? मैं खुद भी ज्यादा बारीक और जाती हवालों से गुरेज करता हूँ। पक मत करो। ब्लैक सी पर हम एक ऑपरेशन के लिए गए थे। इसमें किसी की कोई जाती पसंद नहीं थी। वीरा ने बरहमी से कहा। वो ब्लैक सी के हवाले से जितना चिढ़ती थी सुल्तान शाह से उतना ही ज्यादा चढ़ाता था। तुम कहती हो तो माने लेता हूँ। तुम डैनी की गलतियों की बात कर रही थी। डैनी शहर में कब तक डैनी और वीरा को तलाश करता रहेगा? वो जल्दी गड़बड़ भांप लेंगी और गाड़ी वहीं ठप होकर रह जाएगी। वीरा ने पहला एतराज सुना डाला। डैनी वो शख्स है जिसके लिए जिमिलाइट, जिम क्लार्क और फिर रास अलमेडा या मारे फिरते रहे। वो तीनों मारे गए लेकिन डैनी उनके हाथ नहीं आ सका। ऐसे आदमी के लिए वो ज्यादा दबाव नहीं डाल सकते। फर्जी मुकाबलों की 2-3 कहानियां उन्हें महीनों मशहूर रखेंगी। मैं खुद भी यही कहना चाह रही थी। वीरा बोली, इन्हें मुतमईन रखने के लिए कुछ न कुछ कारकर्दगी दिखानी पड़ेगी। ये तय हो गया, अब आगे की बात करो। सुल्तान शाह ने जल्दी से लुकमा दिया। इन्हें फोन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। वीरा ने उसे फाड़ खाने वाली नजरों से घूरने के बाद कहा, वो साजिशें करते रहेंगे, तुम्हें कानो कान भी इल्म नहीं हो सकेगा। हैरत है कि ये बात तुम कर रही हो। आजकल मवासाती जराए बहुत आगे बढ़ चुके हैं। फोन के साथ एक खुफिया रिकॉर्डिंग मशीन मुंसलिक करके वो बातें भी मालूम की जा सकती हैं जो वो हमसे छुपानी चाहते हैं। यह हमारे लिए नहीं, उनके लिए खतरे की बात होगी। और आखिरी नुक्ता यह है कि इनके किसी भारतीय दोस्त से तुम्हारा मिलना ठीक नहीं होगा। इन दोनों को तुमने धोखा दे लिया था, लेकिन भारतीय कौंसल खाने वालों के लिए तुम इतने अजनबी नहीं हो सकता है कि उनका दोस्त तुम्हें पहचान चुका हो। ऐसा हुआ तो तुम इनके भयानक चुंगल में बेबस होकर रह जाओगे। तुम्हारा यह एतराज बजा है। मैं खुद भी इसी पर गौर करता रहा हूं। मैंने एतराफ किया, विक्रम और राजन के लिए मैं अली शेर हूं। वो अपने दोस्त से फोन पर मुलाकात का वक्त तय करेंगे। वो मेरी तस्वीर उसे नहीं पहुंचा सकते। जो कुछ होना है किसी पासवर्ड के सहारे होगा। सुल्तान शाह वही पासवर्ड बताकर इस भारती से मिलेगा और वहां अली शेर बन जाएगा। इसकी सुनाई हुई कहानी मैं ड्रा वालों तक को पहुंचा दूंगा। किसी को शुबा तक नहीं हो सकेगा कि मैंने वो मुलाकात खुद नहीं की होगी। मेरी इस वजाहत पर वीरा कुछ चिढ़ गई और तेज लहजा में बोली, तुम पहले से कुछ सोचे बैठे थे तो तुम्हें बताना चाहिए था। मुझे इल्हाम तो नहीं हुआ कि तुम खतरे के वक्त सुल्तान शाह को इस्तेमाल कर लोगे। जरा संभल कर बात करो। सुल्तान शाह ने एहतिजाज किया, मैं साबुन की टिकिया नहीं हूं कि जिसका दिल चाहे मुझे इस्तेमाल कर ले। मुझे अली शेर बनाने से पहले डैनी को बहुत कुछ बताना होगा। गिदड़ की कितनी भी झाड़ पूंछ कर ली जाए वो शेर नहीं बन सकता। इस किस्से को यहीं रहने दो, वीरा ने बेनियाजी से कहा। इससे पहले कि सुल्तान शाह को जवाबी फिक्रा कसता अव्वल खान बोल पड़ा, हमारी स्पेशल टास्क फोर्स एक इंतहाई खुफिया फोर्स है। इसके मकासद वाज़ेह हैं, लेकिन इंसानी हकूक के आलमी इदारों के रद्दअमल की वजह से सरकारी कागजों में इसका कोई वजूद नहीं है। हम लोग जब तक जिंदा रहते हैं मुल्क और कौम के बका के लिए दुश्मनों से बरसे बेकार रहते हैं। हमारे किसी कारनामे का सरकारी एतराफ़ नहीं किया जाता। हमारे किसी आदमी की बेमिसाल दलेरी पर उसे कोई कौमी एजाज नहीं दिया जाता, क्योंकि इस तरह STF बेनकाब हो सकती है। मगर भारत में स्पेशल सर्विसेज ब्यूरो का बिल्कुल यही काम है। वो दुश्मन को पकड़ने और अब्दी नींद सुलाने पर मामूर है। मैं इनके बारे में बहुत कुछ सुनता रहा हूँ। हैरत की बात यह है कि इन्होंने SSB को राह का ज़ैली शोबा बनाया हुआ है और दुनिया में आज तक किसी कुव्वत ने उसकी खूनरेजियों के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं की। ये हम सब के लिए सोचने का मकाम है, आखिर ऐसा क्यों है? मैं बोलती हूँ तो तुम सबको बुरा महसूस होता है। वीरा एक तल्ख और मानी के मुस्कुराहट के साथ बोली, तुम्हारी गर्दनों में गुलामी और गदाई का कशकोल पड़ा हुआ है। इसके बोझ की वजह से तुम अपना सर उठाकर किसी से बात नहीं कर सकते। ये खुदा का कहर है कि जिस कौम में हर बच्चा हजारों का मकरूज पैदा होता हो, इस मुल्क की सड़कों पर वो नई गाड़ियां दंदनाती फिरती हों जो बनाने वाले मुल्कों में महीनों के बाद आम होती हैं। तुम्हारी कौम मुफलिस और मकरूज है, लेकिन तुम्हारे अफराद खुशहाल और लखपति हैं। तने से कट कर
पनपने की कोशिश करने वाली शाखें चंद रोज तक तो हरी भरी नजर आ सकती हैं, मगर फल फूल नहीं सकती। खुद सूख कर वो तने को भी मुरझाई हुई लकड़ी का एक मुर्दा शैतीर बना देती हैं। ऐसा शैतीर जिसकी अपनी कोई जिंदगी नहीं होती है, दूसरे इससे चीर फाड़ कर अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। कल रात भी मैं यही बात कह रही थी कि तुम सब यहाँ के रहने बसने वाले हो, अपने मुल्क को बिगाड़ने का हर हक खुद इस्तेमाल करना चाहते हो, दूसरों को इसमें मुदाखलत का हक नहीं देते। अगर तुम अपनी मजबूरियों के ऐसे ही असीर हो तो फिर STF और SSB का मुवाजना मत करो। वो जोश और इश्तियाल के आलम में देर तक बोलती रही। उसके लबो लहजे ने अव्वल खान समेत हम तीनों को गुंग कर दिया था। मुझे उसकी आवाज आ रही थी, मगर उसकी बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ रही थी, क्योंकि इन लम्हात में मेरा ज़हन विक्रम और राजन की तरफ भटक गया था। वीरा जो बात तंज और तानों के साथ बयान कर रही थी, वही कुछ विक्रम ने भी हसरत से कहा था। वो दिलमुराद के कले की शान शौकत देखकर हैरान रह गया था। फिर नादरा के मकान ने भी उसे बहुत मरूब किया था। उसने बड़े रश्क से कहा था कि हमारे मुल्क में दौलत की रेल पेल मालूम होती है। वो बाहर से आए हुए अजनबी थे। इन्होंने अपने होटल के हिसार से फरार होने के बाद दिलमुराद के शबस्तान की पुरताइश शब रोज देखे थे और फिर रेशम वक्त के मुख्तसर मकान से गुजरकर नादरा के घर में मैसूर हो गए थे। इन्हें यह मालूम नहीं था कि दिलमुराद ने मेहनत की कमाई से वो महल खड़ा नहीं किया था। उस संगलास कले की बुनियादें जराइम की दलदल पर तामीर की गई थीं और नादरा का मफरूर बल्कि सजायाब शौहर भी कोई पुश्तैनी रईस नहीं था। उसने जो कुछ कमाया और बनाया था वो हेरोइन के काले और भयानक धंधे से हासिल किया था। इस बात में कोई शुबा नहीं था कि इस मुल्क में अपने जोर बाजू से बहुत से लोगों ने सरवत व हशमत हासिल करने की मसाले कायम की हैं, लेकिन इन चंद हजार लोगों को छोड़कर बाकी सब कच कलाहों की असल गफूर भट्टी, दिलमुराद और गनी जैसे लोगों से मुख्तलिफ नहीं थी। इस मुफलिस व मकरूज मुल्क के मुकद्दर की असल तस्वीर वो दहकान थे जो दूर उफ्तादा बस्तियों में पीने के पानी के लिए खुश्क लबों और नम आंखों के साथ हर पल आसमान की तरफ देखते रहते हैं और फिर बरसने वाले पानी को अपनी जरूरत के लिए कच्चे और गंदे जोहड़ों में जमा करके कफायत से अगली बरसात तक इस्तेमाल करते हैं। इस पानी के भी सिर्फ वही हकदार नहीं होते, कुत्ते, बिल्ली और ढोर डंगर भी अपनी जरूरतों के लिए इनके बराबर के हिस्सेदार होते हैं, बल्कि हिस्से करते हैं। वीरा शायद थक कर खामोश हो गई थी। ड्राइंग रूम में सन्नाटा छा गया और सन्नाटे ने मुझे चौंका दिया। तुम में सबसे बड़ी खराबी ये है कि तुम बाज बातों पर जज्बाती हो जाती हो। मैंने एक मुजमाहिल सी मुस्कुराहट के साथ वीरा से कहा, SSB के जिक्र को तुमने कहां से मिला दिया? पता नहीं मैं जज्बाती हूं या फिर तुम सब बेहिस और संग दिलो। वो कोई आवाज में बोली। अव्वल खान बहुत तेजी के साथ अपनी जगह छोड़कर सुल्तान शाह के कमरे की तरफ बढ़ता चला गया। वीरा ने अपनी काटदार बातों से उसका दिल छलनी करके शायद उसे रुला दिया था। तुम हम चारों और STF के लिए काम करने वाले हर आदमी के बारे में जानती हो कि हम कितने मुहब्बे वतन और फर्ज शनास हैं। तुम्हारी ये जहरीली बातें हमारे दिलों को फुगार और ज़हनों को सुन कर देती हैं। इस वक्त अव्वल खान खुद को चोर महसूस कर रहा होगा, क्योंकि बात उसी ने छेड़ी थी। वो अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा। ये इन लोगों के सोचने और समझने की बातें हैं जो मसनदों पर बैठकर फरमान जारी करते हैं। मौत मारने वाले दुनिया के हर खित्ते में फैले हुए हैं। वो धीमे और पुरस्कून लहजे में कहने लगी, यहाँ तुम हेरोइन के स्मगलरों को मौत मारने वालों का नाम देते हो, लेकिन जरा खुद गर्ज और दर्दमंद बन के सोचो तो तुम्हारी फसलों का वबाल यहाँ से समेट कर बाहर ले जाते हैं और वो इसके बदले कुछ न कुछ लाते हैं। इन्हें मौसम न मानो मगर मौत बेचने वाले भी ना कहो। तुम्हारे मौत बेचने वाले दरअसल वो हैं जो भयानक माशी दलदल पर खुशबूदार फूलों के सेज सजाकर तुम लोगों को इस पर उछलने कूदने और इतराने की तरकीब देते हैं, ये जानते बूझते हुए कि इस तरह तुम सब इस दलदल में गर्क होकर फनाह हो जाओगे। अव्वल खान मुंह धोकर लौटा तो उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। वो वीरा की तरफ देखकर फीके अंदाज में मुस्कुराकर अपनी जगह पर बैठ गया। मेरी किसी बात से तुम्हारी दिल आजारी हुई हो तो मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। चंसानियों की खामोशी के बाद वीरा ने अव्वल खान से मुखातिब होकर कहा, मेरा मकसद तुम लोगों को मुलामत करना नहीं था। ये मेरी जमीन, मेरा वतन नहीं है। मुझे हैरत है कि जिन बातों पर मेरा खून खौलता है, इन्हें तुम्हारी कज़ा कदर के जिम्मेदार ठंडे माथे से कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारा कसूर मेरा था। अव्वल खान ने मुलायमत से कहा, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि हमें रहना है तो अपने बुरे भले सिस्टम के साथ, बल्कि इसके अंदर रहना है, वरना फिर हमें अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। बाज़-औक़ात मैं जानते बूझते हुए भी बहक जाता हूं और ऐसी हकीकतों पर कुड़ने लगता हूं जो हमारी जिंदगी का लाजमा है। अच्छा हुआ कि तुमने गुबार हल्का कर दिया। ऐसी बातें दोहराने से आदमी की बसारत और बसीरत में इजाफा ही होता है। हम यहाँ बैठकर और कुछ नहीं तो इन बर्बादियों की नोहा ख्वानी कर सकते हैं। जिस खेत से दहकान को मुयस्सर ना हो रोजी, उस खेत के हर खोशाए गंदम को जला दो। सुल्तान शाह ने जोशीले अंदाज में अलामा इकबाल का वो मशहूर शेर पढ़ा, फिर कहने लगा, शायद अपने अलामा इकबाल साहब ने भी वीरा की तरह सोच सोच कर और कुड़ कुड़ कर ये शेर कहा था। पता नहीं इस पर अमल कब होगा। अब तुम ना शुरू हो जाना,
मैंने सर्द लहजे में कहा, हमारे रिश्ते हुए जख्मों पर नमक पाशी वीरा की जुबान से ही भली लगती है। तुम्हारी जुबान से जहर पाशी मालूम होने लगेगी। घर की मुर्गी हमेशा दाल बराबर होती है। सुल्तान शाह ने ठंडा सांस लेकर कहा, शुक्र है कि आज तुमने खुद अपना मादा होना तस्लीम कर लिया। मुझे तो पहले ही तुम्हारी मर्दानगी पर शुबा था। वीरा ने इन बोझल लम्हात में भी सुल्तान शाह की टांग खींचने का मौका जाया नहीं किया। क्या मैंने क्या कहा? मैंने कुछ भी तस्लीम नहीं किया। सुल्तान शाह बुखला कर बोला, मुर्गे की मादाई को मुर्गी कहते हैं बरखुदार। अब ज्यादा बहस मत करो। मेरी वजाहत सुनकर खिफत से सुल्तान शाह का चेहरा सुर्ख हो गया और ड्राइंग रूम में वीरा की जिंदगी से भरपूर खनकदार हंसी गूंजने लगी। ड्रा के और कितने रूप हैं जो अभी सामने आने बाकी हैं। वीरा की हंसी थम जाने पर मैंने संजीदगी से अव्वल खान से सवाल किया और वो अपनी कोहनियां घुटनों पर टेक कर आगे झुकाया। राह एक वसी तंजीम है। 1000 पा बला की तरह इसके लातादाद शोबे हैं जो दिन रात अपने दुश्मनों के खिलाफ सरगर्म रहते हैं। इनमें से BC या ब्लैक कैट्स का मुल्ला सरकार मुद्दतों यहाँ जाली पीर बनकर सादा लूज सिंधियों में नफरत और बगावत के जरासीम फैलाता रहा। स्पेशल सर्विसेज ब्यूरो वाले खास मिशन की तकमील के लिए मैदान में उतरते हैं। इनका E-22 भर्ती और तरबियत का शोबा है। यह मुल्की और गैर मुल्की नौजवान लड़के लड़कियों को दिलकश तरकीबात के जाल में फांस कर अपने मतलब के सांचे में ढालते हैं। एविएशन रिसर्च सेंटर ARC वाले मवासलाती गड़बड़ फैलाने और दूसरों के खुफिया पैगामात पकड़ने में मसरूफ रहते हैं। एक लंबी फहरिस्त है जिस पर कई मोटी मोटी किताबें लिखी जा सकती हैं। इसका शुमार दुनिया की बड़ी सीक्रेट सर्विस में होता है और हम इसी से बरसे बेकार हैं। ये CIA से बड़ी तो नहीं होगी, सुल्तान शाह ने कहा। CIA आलमी सरगर्मियों की वजह से बदनाम है, वरना एशिया में राज सबसे आगे है। इस बार अव्वल खान के बजाय वीरा ने जवाब दिया, हो सकता है कि ऑपरेशंस के एतबार से इस वक्त अमेरिका की CIA ही दुनिया भर में सरफेज हो। और अब ये भी सुन लो कि इस फ्लैट के फोन के बारे में अमेरिकी सफारती मिशन की शिकायत का तोड़ कर लिया गया है। हो सकता है कि अब आइजक वेल तुम्हें फोन पर तंग न करे। सफारती मिशन की शिकायत का आइजक वेल से क्या ताल्लुक निकला है? वीरा ने हर से पूछा। इन्हें बताया गया कि इस फोन पर मुसलसल ऑब्जर्वेशन लगाया गया है। इस नंबर पर आने जाने वाली हर कॉल पूरी रिकॉर्ड होगी ताकि किसी जुर्म की निशानदेही हो सके। लाजिमी बात है कि इस्लामाबाद में बैठे हुए सफारतकारों ने यह खबर न्यूयॉर्क में आइजक वेल को पहुंचा दी होगी। इन लोगों ने यहाँ चोरी और सीनाजोरी की इंतहा की हुई है। वीरा ने मुलामत भरे अंदाज में कहा। आइजक वेल ने खुद ही फोन करके डैनी की यहाँ मौजूदगी का यकीन किया और फिर मिशन वालों ने शिकायत कर दी। इनकी यह शिकायत वाज़े तौर पर इनके खौफ या कमजोरी की अक्कासी करती है। मेरी दानिश में अच्छा ही हुआ कि इन्होंने बाज़ाब्ता शिकायत कर दी। मैंने कहा, मैं तुम्हारे पहले तजर्बे से इत्तेफाक करती हूँ। इन्होंने वही हरकत की है जो कमजोर बच्चे अपने किसी साथी से पिटने के बाद करते हैं कि अपने बड़े भाई को बुला लाते हैं। लेकिन मुझे इस सलील हरकत में दूर दूर तक अच्छाई का कोई पहलू नजर नहीं आता। फौरी तौर पर मैं भी ये बात नहीं समझ सका। शिकायत का मतलब है कि अब इन्होंने इधर का रुख न करने का फैसला कर लिया है। दूसरा पहलू यह है कि अब हमारे फ्लैट पर तकरीब कारी की कोई वारदात होती है तो फितरी तौर पर वही सबसे पहले मुश्तबा करार पाएंगे। सफारती रायतों की वजह से किसी कार्रवाई का न होना एक अलग बात है, लेकिन इनकी रुसवाई जरूर होगी। हेलीकॉप्टर के साथ मरने वाले 20 बहरी कमांडोज की मौत की बाज़गश्त खत्म होने तक वो मोहतात रहेंगे। तुम ठीक कह रहे हो, अव्वल खान ने पुरजोर लहजे में मेरी तायद करते हुए कहा। सोराबकोट के मुजाफात में घंटों बाद हेलीकॉप्टर की तबाही से ऐसे पुरस्कार और फनी सवालात पैदा हुए हैं कि इनके लिए जवाबदेही मुश्किल हो गई है। नेवल चीफ ऑफ ईस्टर्न कमांड की तरफ से आने वाला 4 रुकनी तहकीकाती वफद भी महज खिफत मटाने के लिए भेजा गया है। हकायक के सामने वो चारों माहिरीन लाजवाब हो गए। ये यहाँ की बातें हैं। इन 20 फौजियों की मौत पर अमेरिका में राय आमा की जो मुखालफाना लहर उभरी होगी तुम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वीरन सिगरेट का गहरा कश लेकर धुआं उगलते हुए कहा, वियतनाम की जंग के बाद अमेरिकी शहरी गैर ममालिक में अमेरिकी फौजियों की हलाकत के बारे में बहुत ही सास हो गए। वो यह बात तो गवारा कर लेते हैं कि अमेरिका के वसीतर मफाद में इनके अदा किए हुए टैक्सों की भारी रकूम समंदर पार फौजी तनसीबात और तजावजात पर खर्च की जाती हैं, लेकिन दूसरों की सलामती के लिए वहां के फौजियों को कुर्बानी का बकरा बनाने का तस्वुर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। अब तक वहां के अखबारात ने इस पूरे वाक़े के बखिए उधेड़ डाले होंगे, क्योंकि यहूदियों के ज़ेरे असर होने के बावजूद वहां का प्रेस बहुत आज़ाद है। हिटलर ने शायद बहुत सोच समझ कर यहूदियों को अपना निशाना बनाया था। सुल्तान शाह पुर ख्याल लहजम बोला, उसे मार मार कर इन पर जमीन तंग कर दी थी और आज हर साजिश के पीछे यहूदी जहन या सरमाया काम कर रहा है। हिटलर के मजालिम के बाद ही दुनिया भर में इनके लिए हमदर्दी की लहर उभरी थी। इससे पहले ये इतने मुतहद भी नहीं थे। बाद में ये मजलूमियत का लिबादा ओढ़कर पूरी दुनिया में फैल गए। हर सफेद फाम कौम ने इनकी हमायत की और इन्हें अपनी जमीन पर पना दी। आज ये रफ्ता रफ्ता हर शोबे पर गालिब आ चुके। हम आम यहूदियों को काबिल नफरत नहीं समझते। मैंने मुदाफाना लहजा में कहा, हम इन यहूदियों के दुश्मन हैं जो दहशतगर्द और नस्ल परस्त हैं। ये तकरीर रहने दो। वीरा ने मेरी बात काट कर मज़हक्का उड़ाने वाले अंदाज में कहा, ये मुनाफकाना तकरीरें हैं जो बड़े इज्तिमात में की जाती हैं।
रास अल्मेडा कौन था? इसे वसाइल कौन फराम कर रहा था? इसे यहूदी वोटों पर मुकम्मल कंट्रोल क्यों हासिल था? इसकी असल ताकत अमेरिका में आबाद बेजरर और आम यहूदी ही थे। वो इनका लीडर था, इसलिए हर एक की नजरों में था। आम यहूदी डेविड स्टार और रास अल्मेडा की हमायत न कर रहे होते तो रास अल्मेडा शी पर कब्जा करने के लिए अमेरिका के सदर को ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं कर सकता था। रास अल्मेडा शी की ग्रांट पर नजरें जमाए बैठा था। सदर को अगली मुद्दत के लिए यहूदी वोटों की जरूरत थी। समझौता हो गया और मेरा बाप एक नादीदा कातिल की बेआवाज गोली का निशाना बन गया। मुझे लगता है कि आज तुम तकरीरों के मूड में हो। मैंने उसकी बात काट कर कहा, और क्या करूं, इस वक्त काम सिर्फ तो तुम्हारे जिम्मा है। हम सब तो माशाई बने हुए हैं। वो शाने उचकाकर बोली, वो एक अलग मामला है। विक्रम और राजन तो अभी तक खुद अंधेरे में भटक रहे हैं। हमारा मामला इनसे मुख्तलिफ नहीं है। रास अल्मेडा के मरते ही मतलब बिल्कुल साफ हो गया है। मगर आइजक बेल की धमकी? अव्वल खान बोला, वो यकीनन किसी बल बोते पर बोल रहा है। कल तक ये मामला भी साफ हो जाएगा, फिर देखेंगे कि क्या करना है। मैं यह कहकर वहां से उठ गया। मैंने किचन में झांका तो चूल्हा रोशन था। इस पर प्रेशर कुकर चढ़ा हुआ था, मगर गजाला वहां नहीं थी। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मसहरी पर नीम दराज एक रसाले के मुताले में मसरूफ थी। खुदा का शुक्र है कि आपको इस कमरे का ध्यान आ गया। गजाला ने मुस्कुरा कर रसाला एक तरफ डाला और बिस्तर पर सिमट कर नीम दराज होगी। इसकी आंखों में अजीब सी चमक और शौकी रक्षा थी। धुआंधार मुजाकरे भुगत कर आ रहा हूं। मैंने उसके करीब बैठकर झिझकते हुए कहा और वो बौखला कर मसहरी के दूसरे किनारे की तरफ लुढ़कती चली गई। आराम से बैठकर बातें करें, उसने आंखें नचाते हुए शरीर लहजे में कहा। दरवाजा बंद जरूर है मगर बोलट नहीं है। कोई अंदर आ गया तो क्या सोचेगा? हम दोनों के अंदर होते हुए कौन आएगा? यहाँ कोई भी इतना ना समझ नहीं है। न समझी की बात और होती है, मगर वीरा से मैं हर बात की तवक्का कर सकती हूँ। कभी कभी तुम उसकी तरफ से बहुत ज्यादा बदगुमान होने लगती हो। ये बुरी बात है। हुआ करे, मैं आपको अपने दिल की बात बता रही हूँ। मियाँ बीवी एक दूसरे की बुरी भली बातों के अमीन होते हैं। मैं कोशिश के बावजूद इन वसवसों को अपने जहन से नहीं कुरा सकी। और इस बारे में सुल्तान शाह तुम्हारा ख्याल है? मैंने टटोलने वाली नजरों से उसकी तरफ देखते हुए सवाल किया। वो भी वीरा से ज्यादा खुश नहीं है। जाहिर यही करता है, मगर वो उसका गजाला की बात अधूरी रहेगी। किसी ने हमारी ख्वाबगाह के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। गजाला हड़बड़ाकर मसहरी सी कालीन पर उतर गई। कम। मैंने नागवारी से ऊंची और खुश्क आवाज में कहा। दरवाजा खुला और झुरी में से वीरा का मुस्कुराता हुआ चेहरा झांकने लगा। मेरे चेहरे पर से फिसलती हुई उसकी नजरें गजाला पर मरकूज हो गईं। कुकर में पानी या मसाले डालने की जरूरत तो नहीं है? उसने पूछा। मैं सब काम पूरा करके आई थी, विसल होने का इंतजार था, गजाला ने जवाब दिया। सॉरी। वीरा के होठों पर मुस्कुराहट गहरी होगी। इस मुदाखलत बेजा की मुआजरत। उसका चेहरा गायब हो गया। वहां से हटने से पहले उसने दरवाजा दोबारा बंद कर दिया था। देख लिया? गजाला ने फातिहाना नजरों से मेरी तरफ देखते हुए कहा। मेरी छठी हिस्स की तायद के लिए वो आखिरकार आ ही गई। अब आप मेरे बदगुमानियों के बारे में क्या कहेंगे? सारी दुनिया में आज़ादी से घूमने फिरने वाली लड़की यहाँ कैद होकर रह गई है। ये उसकी छेड़छाड़ है। अपना दिल बहलाने के लिए वो कहाँ जाए? उसकी ऐसी हरकतों को नजरअंदाज कर दिया करो। हमेशा ही नजरअंदाज करती रहती हूँ। ऐसा ना करती तो गुजारा कैसे होता? गजाला की शिकुफ्ता मुस्कुराहट बदस्तूर बरकरार थी। मगर ये तो बताएं कि वो किस से छेड़छाड़ करती है? तुम्हारे सिवा और किसी से ऐसा मजाक कर सकती है? मैंने सिरपटा कर कहा। गजाला मुंह पर हाथ रखकर बेसाख्ता हंस पड़ी और बोली, अब आप मजाक कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि वो ये सारी छेड़छाड़ आपके साथ करती है और आप उससे कतराते रहते हैं। चलो यूं ही सही। मैंने इस मौजू को वही खत्म करने के लिए कहा। तुमने ये तो मान लिया कि मैं उसकी किसी किस्म की हौसला अफजाई नहीं करता। वो अपना शौक पूरा करके चली गई है। अब दरवाजा बुलेट करके थोड़ी देर के लिए मेरे पास बैठ जाओ। खाना खाकर मैं वापस चला जाऊंगा। अब आपकी रातें इन खबीसों के साथ गुजरेंगी। उसने उदास होकर पूछा। चंद रोज की मजबूरी है। कोशिश करूंगा कि डैनी की तलाश का बहाना करके एक आध रात यहाँ बसर कर लूं। अब मैं खुद भी तुम्हारा बहुत ज्यादा आदी हो गया हूं। दूसरी जगह मुश्किल से नींद आती है। वो एक मरतबा फिर दबी दबी और शर्मीली आवाज में हंस पड़ी। मैं क्या अफीम या हेरोइन हूं जो आप मेरे आदी हो गए? खतरनाक किस्म की हेरोइन। मैंने प्यार भर लिया। मैं कहा, अफीम से बनने वाली नहीं बल्कि दिल पर राज करने वाली और जिंदा हेरोइन। आ जाओ वरना मैं दोबारा बाहर इन लोगों में जा बैठूंगा। वो मेरे सब्र का इम्तिहान लेने के लिए बहुत धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए शिकायती लहजे में बोली। आपको वीरा की फिक्र है कि वो अपना दिल बहलाने के लिए कहाँ जाएगी, मगर मेरे लिए आपने अपना और उसका मुवाजना मत करो। मैंने उसकी बात काट कर कहा, तुम दोनों की खमीर और माजी में जमीन आसमान का फर्क है। इसे तुम्हारी तरह रखा जाए तो वो घुट कर मर जाएगी। तो आप इसीलिए उसे गफूर भट्टी वाली मुहिम पर अपने साथ समंदर में ले गए थे। उसने दरवाजे के करीब पहुंचकर बोलर लगाते हुए मासूमाना सादगी से पूछा। नदामत की एक लहर ने मेरे वजूद को अपनी गिरफ्त में ले लिया। मैंने उससे निगाहें चार किए बगैर कमजोर आवाज में कहा, ब्लैक सी पर वो मेरे साथ अकेली नहीं थी। वहां हाँ मुझे मालूम है। वो मेरी बात काट कर एक अदा से बोली, वहां गफूर भट्टी भी था जिसे खुले समंदर में ही डबो दिया गया। अब ये क्यों बता रहे हैं? वही नहीं, वापसी के सफर में बोट पर 3 मल्लाह भी थे। मेरे मन का चोर मुझे वजाहतों पर मजबूर कर रहा था। गजाला ने करीब आकर मोहब्बत से अपनी बाहें मेरे गले में डाल दी और मासूमाना सादगी से कहने लगी, पता नहीं आप मेरे सीधे साधे सवालों पर क्यों परेशान हो जाते हैं? आप मेरी जिंदगी हैं।
मैं आपको अपनी वजह से एक लम्हे के लिए भी फिक्रमंद या परेशान नहीं देख सकती। इस वक्त तो बराह रास्त मेरी आंखों में झांक रही थी। मैं उसकी स्याह और रोशन आंखों की ताब न ला सका और आंखें मूंद कर वालिहाना अंदाज में उसे अपने करीब बिठा लिया।